Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra, Market Mantra, Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone of India's first river linking project in Madhya Pradesh. Union Minister Amit Shah dedicates more than 10,000 primary agricultural cooperative societies, dairy and fisheries cooperatives to the nation. And benchmark domestic markets NSE and BSE remain closed today on account of Christmas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10,000 से अधिक नई स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। और क्रिसमस के उपलक्ष्य में बीएसई और एनएसई सहित घरेलू बाजार आज बंद रहे। In our top story, Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone of the country's first ambitious and multi-purpose Ken-Betwa National River Linking Project in Khajuraho, Madhya Pradesh, on the 100th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The Prime Minister also inaugurated the country's first Omkareshwar floating solar project and performed Bhumi Pujan at 1,153 Atal Gram Suhasan Bhavans. The cost of Ken-Betwa National River Linking Project is 44,605 crore rupees. 90% of the project expenditure will be borne by the central government and 10% by the respective state governments. This project will provide irrigation facilities in more than 8 lakh hectares of area. Over 7 lakh farmer families of 2,000 villages in 10 districts in Madhya Pradesh will also be benefited. Ken-Betwa Link National Project will also provide drinking water facility to 44 lakh people of 10 districts of Madhya Pradesh and will generate 103 megawatt of hydropower and 27 megawatt of solar power. श्रोताओं, देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी। नदियों को जोड़ने की योजना का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। 1999 में इस पर काम भी शुरू हुआ। बाद में यह काम जारी नहीं रह सका और कई चरणों में होते हुए अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सरकारें जब सहमत हैं तो यह परियोजना आज स्वरूप लेने जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना का भी उद्घाटन किया और 1,153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का भूमि पूजन किया। श्री मोदी ने दिवंगत वाजपेयी जी की स्मृति में एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशासन सिर्फ एक दिवसीय कार्यक्रम न होकर इसकी सरकारों की पहचान है। श्री मोदी ने अन्य दलों की सरकारों के साथ भाजपा की सरकारों की तुलना करते हुए कहा कि भाजपा की सरकारों ने सुशासन के लिए हर मानक पर हमेशा कड़ी मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोगों के प्रति समर्पित रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अटल जी सुशासन और जनसेवा के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। इस अवसर पर हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की लागत का 90% व्यय केंद्र सरकार और 10% व्यय संबंधित राज्य सरकारें वहन करेंगी। यह परियोजना 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 2,000 गांवों के 7 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। केन-बेतवा को जोड़ने वाली राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश के
10 जिलों की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्रदान करेगी। ये परियोजना 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगी। ये परियोजना उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा और 2,51,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करेगी। ये परियोजना सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल स्तर को सुधारेगी। इससे औद्योगिकीकरण, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नई स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। समितियां पशुपालन और मत्स्य उद्योग से भी संबंधित हैं। श्री शाह ने इस अवसर पर नवगठित समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और लघु एटीएम भी वितरित किए। इन्हें पंचायतों में क्रेडिट सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 वर्ष के लक्ष्य से बहुत पहले की 2 लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां स्थापित कर लेगी। उन्होंने कहा कि इनके जरिए किसानों की उपज सरलता से वैश्विक बाजार तक पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन समितियों को बहुआयामी बनाया है और इन्हें भंडारण, गैस और उर्वरक वितरण से जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में जब बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग परियोजना शुरू की थी। यहां पर श्रोताओं, हम आपसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि यह जो नई केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना शुरू हुई है उसका क्या आयाम निकल सकता है। अर्जुन, क्या आपको लगता है कि नदी जोड़ो परियोजना के जो लक्ष्य रखे गए हैं वह हम पा सकेंगे और इससे आम लोगों को, खासतौर से बुंदेलखंड में लोगों को लाभ होगा? Well, it's clearly been rolled out under the present Prime Minister, Shri Narendra Modi. This was the dream of the late Shri Atal Bihari Vajpayee, who was a former Prime Minister of India. There was a commission which was under the chairmanship of Suresh Prabhuji, and they came up with the concept of interlinking a river. And this project gained traction under the Prime Ministership of Shri Atal Bihari Vajpayee, and this has finally rolled out under the Prime Ministership of Shri Narendra Modi ji. And the benefits are many. We're talking about power. We're talking about green energy from megawatt of power from these dams and the hydro power projects that have been built and constructed. We're also talking about the canals that are linking one river to the other, Ken and Betwa. More than 200 kilometers of canals, artificial canals that have been built to facilitate this inter-river linking projects. We're talking about employment opportunities as well. And let's not forget that there has been this center-state federalism where both states, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, have come together without any dispute to roll out this mega project. It's not just a project, it's a mega project. We're talking about 44,605 crore rupees funding which has matured into this project. And really, if you start with relatively smaller rivers like Ken and Betwa and the interlinking of it, then we can talk about the major rivers being interlinked as well to ensure that flooding is reduced and at the same time regions are not affected by drought as well. So there has to be an equal distribution of water, access to farmers so that food security, water security is ensured for the people of India. श्रोताओं, यहाँ पर बहुत अहम जानकारियां हमने जानी, कुछ जानकारियां अर्जुन ने दी और कुछ जानकारियां हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया। केन बेतवा लिंक कैनाल 221 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें 2 किलोमीटर लंबा सुरंग भी निर्मित किया जाएगा। यह परियोजना 2 चरणों में संपन्न की जाएगी और इसके 4 हिस्से हुआ करेंगे। एक सपना जो देखा गया था वह आज लगभग 25 वर्षों के बाद साकार हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित
अतिथि देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार एके बी हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं, जुड़ चुके हैं। एके बी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। एके बी, सबसे पहले तो हम जो प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई योजनाओं का शिलान्यास किया है और सबसे महत्वपूर्ण नदियां जोड़ो परियोजना की जो आधारशिला रखी गई है, यह क्या है और किस रूप में लाभ पहुंचाएगी देश को? क्या सब इसके लक्ष्य होंगे? देखिए, जो ये नेशनल रिवर प्रोजेक्ट जो है, वो बहुत सालों से इसकी परिकल्पना की जा रही थी और इससे जो हमारे देश के जो ऐसे विभिन्न इलाके जो हैं जहाँ पे नदियों की जो प्रवाह जो है वो अच्छी नहीं है, वैसे इलाकों में पानी का आवंटन और पानी का पूरी तरह से उसका इस्तेमाल, इसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। और केन बेतवा का जो ये प्रोजेक्ट जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहा है। ये विवादास्पद भी रहा है क्योंकि बहुत लोग ये भी समझते हैं कि ये जो रिवर लिंकिंग की प्रोजेक्ट से जो एनवायरनमेंट में जो रिस्क्स पैदा होती हैं उसका भी पूरी तरह से इसका देखभाल करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि जो प्रोजेक्ट, जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, इसमें सारी जो एनवायरनमेंट की जो रिस्क जो हैं उसको मिटिगेट करने के लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं। और ये केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे कि अगली ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट सरकार की ने परिकल्पना की है, उससे देश में जो पानी की जो एक ज़रूरत जो है वो भी पूरी हो सकती है। और हमारी जो एक, जिसे हम कहते हैं कि कार्बन सिंक, जो क्लाइमेट एडेप्टेशन और क्लाइमेट मिटिगेशन की जो रिस्क चैलेंजेस जो हैं उसको भी हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे इलाके हैं बहुत देश में जिनकी जो नदी जो है वो सूख गई हैं और इस तरह के लिंकिंग से जो रिवर जो है वो जो रिवर सूख गई है उस रिवर में पानी आ सकता है। जैसे हमने देखा कि नर्मदा प्रोजेक्ट था, उसमें एक जमाने में नर्मदा के पानी जो गुजरात के इलाके में पानी जाता ही नहीं था, वो उसमें भी ये वो डैम बना के वो पानी आ गया है। तो ये आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, पर इनके बहुत सारे ऐसे भी जो बेनिफिट्स भी हैं। और जैसे मैंने कहा कि एनवायरनमेंट रिस्क जो हैं उसको मैं समझता हूं कि जो प्रोजेक्ट अधिकारी जो हैं वो पूरी तरह से संभल के उसका काम करते हैं, जिससे कि इससे बेनिफिट ज़्यादा हो और जो रिस्क जो आती हैं उसको मैनेजेबल रिस्क हो। Well, let's now move on to our next story. The Employees Provident Fund Organization, EPFO, has registered a net addition of 13,41,000 members during October this year. Labour and Employment Ministry said the surge in members can be attributed to growing employment opportunities, increased awareness of employee benefits and EPFO's effective outreach initiatives. The provisional payroll data showed that EPFO enrolled around 7,50,000 new members in October of the current fiscal year. The data showed dominance of the 18 to 25 age group, constituting over 58% of the total members added during the period. The payroll data highlights that approximately 12,90,000 members exited and subsequently rejoined EPFO. This figure depicts year-over-year growth of 16.23% compared to October 2023. The ministry noted that a gender-wise analysis of payroll data unveiled that around 2,09,000 women were added as new members during the month, reflecting a growth of 2.12% in comparison to the same period last year. AKB, we have some data which is divided in terms of gender and age demographics as well. It's also showing that there are new members being added, that there are employment opportunities, access to employment, and of course, those who are in employment as well. For the benefit of our listeners, how does this data help policy creation for the Government of India? And more importantly, the new members who are being added to EPFO, what are the benefits for them when they are part of this organization and its funding? Well, as you rightly pointed out, that EPFO is reflective of the nature and extent of formal employment in the country, because every formal employee has to necessarily be a member of the Employees Provident Fund Organization, and this is in the private sector.
Now, when it is a question of the public sector, there's an option, but they have different options of NPS even. But this is an option that is available to the non-government employees, whereas the government employees will go in for the new pension system. But so therefore it is in the private and the corporate sector, whether it is in the public or in the private domain, there the formal employment data, this is an indication. Now, if this employment under EPFO is on the rise, then one can say that yes, formal employment is on the rise. But that does not mean that the overall employment issue or the wages issue in the economy have been completely addressed or solved. So we have to look at the EPFO data from the lens of formal employment. Remember, this is a very important element because formal employment has been under attack in the last few years, particularly because of technology, where technology has replaced a lot of the formal jobs. So there are different kind of jobs that are being created. So at the same time, so if there is certain kind of growth in formal employment reflected through the EPFO numbers, this is a welcome sign. But the question and the challenge for the policymakers would be, your second question is, how do you make sure that this the increase in formal employment, actually the speed is faster, and what is more important is that the value addition, which is the data point which does not get reflected in these numbers, but what has been the value addition for every employee added, whether this is contributing to that value-added growth in the economy or not, or whether this growth is coming through technology, which is not very inclusive because, as you know, that if people don't get jobs, but that job has been done by technology, that challenge becomes very, very formidable. And that is when we need not just the EPFO numbers, but we also need to look at what kind of investments and policy attention being paid to education, skilling, reskilling, internship programs, which the last budget talked about. So this is a very important, but not a complete indication of what is happening to the Indian economy, particularly in terms of formal employment and wages. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। ये लक्ष्य विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने पटना के राजभवन में सुशासन दिवस के अवसर पर कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए अपने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद को 9 गुना, प्रति व्यक्ति आय को 8 गुना और विनिर्माण क्षमता को 16 गुना बढ़ाना होगा। यहाँ पर एक भी समझना चाहेंगे कि भारत में संभावना है, ये कह रहे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नीति आयोग के, लेकिन ये जो आंकड़े कि सकल घरेलू उत्पाद 9 गुना, प्रति व्यक्ति आय 8 गुना और विनिर्माण क्षमता 16 गुना बढ़ाना, कितना संभव ये लग रहा आपको और यह लक्ष्य कितना नजदीक दिख रहा आपको? देखिए, जो लक्ष्य जो है, मैं समझता हूं जिसे अंग्रेजी में आप कहते हैं एस्पिरेशनल लक्ष्य है ये अगर ऐसा कोई लक्ष्य हमें दिया जाता है जो सहजलभ्य हो, इसका मतलब ये है कि वो लक्ष्य शायद लक्ष्यहीन हो, तो मैं उसी हिसाब से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर मैं ये भी समझता हूं कि 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से भारत का विकसित होना, इसका संपर्क भी हमें स्थापित करना पड़ेगा। उसमें भी काफी चैलेंजेस आती हैं। विकसित बनने में जैसे जीडीपी जो है वो सिर्फ ये एक इंडिकेटर नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इक्वल ग्रोथ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ही हमें उनसे जूझना है। पर जैसे मैंने कहा कि एक लक्ष्य तय करना ये एक एस्पिरेशनल बात है कि हर इंसान को, हर प्रदेश को एक ऐसे लक्ष्य तय करने होते हैं जिससे कि जो पूरी तरह आम जनता की जो वृद्धि है उसमें उसको बरकरार किया जाए। AKB, what we are seeing is that right now it's touching $4 trillion
our economy, and every year incrementally it's going up by $8 trillion. And if you talk about the next 23 years and you add $1 trillion without compounding it, then India should be reaching this target. But the key, and I'm sure the policymakers may agree, is that you have to add industry. For instance, we have taken steps to ensure semiconductor business manufacturing is in India itself. For that matter, exports go up, but for that you need value addition. You need new industries to come up, just like what we've seen with Tesla Motors, we've seen with Elon Musk. They're able to add industries. Oh, so which are the industries that you see India adding in the next 3 to 5 years? Well, I think is very important to add industries, but you have to see that what kind of industries you need to add, given India's certain natural advantages. India can do very well with the pharmaceutical sector. It can, and that is a sector which probably India vacated some years ago, and that is a natural added advantage for India, and that is one sector which we can really grow and do a lot on. We have the semiconductor industry is something that is something that we cannot do without anymore, because given the fact that everything will have a chip, and therefore we need to produce those chips. We have just begun this process of making chips in India. We are right now we are making chips of a very large variety, but we need to go into those nano chip varieties, which will be of greater use and greater effectiveness, efficiency. Space is not really a manufacturing. It is actually very, very technology intensive sector, but some of the equipment that go into space will have to be manufactured here. There is major infrastructure sector, which is a big area where we can do a lot. Also, it is a very employment intensive sector. So given our demographic profile, and we are growing old, we have to become rich before we grow old. So therefore, these sectors in infrastructure, pharmaceuticals, and I don't think we can underestimate the importance of services sector, because we have become a global power in terms of global capability centers, where almost 60% of the global capability centers, these are located in this country right now. So you need a multi-pronged approach to ensuring that India occupies its rightful place in the global club. आइए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 के लिए रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में संकेत दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही की मंदी से उबर रही है। ये मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के नेतृत्व वाली टीम द्वारा तैयार अर्थव्यवस्था की स्थिति लेख के अनुसार रबी की बुवाई में तेजी से विस्तार के साथ कृषि और ग्रामीण खपत की संभावनाएं बेहतर दिख रही हैं। लेख में बताया गया है कि खाद्य कीमतों में कमी के कारण नवंबर 2024 में हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति 5.5% तक कम हो गई। इसमें कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी सतत विकास और मुद्रास्फीति में कमी के साथ लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखे हुए। यहाँ एक ये भी हम समझना चाहेंगे कि यानी अपनी अर्थव्यवस्था किस हद तक उभरती नजर आ रही है आपको? देखिए, ये जो रिपोर्ट की आपने जिक्र किया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टाफर्स जो हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया है। तो इनकी स्टाफर का कहना ये है कि जो हर अर्थनीति में ओवरऑल जीडीपी का नंबर आता है, पर उसके साथ साथ जो और एक इंडिकेटर आता है, वो हम से कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के जो नंबर्स जो दिख रहे हैं, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन हुआ या गाड़ियों की बेचने का नंबर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का हुआ, तो ये सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हैं, वो ये दर्शा रहे हैं कि जो सेकंड क्वार्टर में जो एक स्लो डाउन का दिखा था, 5.4% ग्रोथ हुआ था, उससे शायद इकोनॉमी उभर रही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस पेपर का मानना यह है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी एस्टिमेट ये था कि थर्ड क्वार्टर में जो ग्रोथ जो है वो 6% के काफी ऊपर आ जाएगी, जिससे कि पूरे साल का ग्रोथ जो है वो 6.7 6.8 तक आ सकता है। हालांकि ये पहले के अनुसार कम है, पर ये थर्ड क्वार्टर की हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से मुताबिक ये लग रहा है कि इकोनॉमी
पहले के सेकंड क्वार्टर्स की जो थोड़ी बहुत जो धीमीपन से आगे आ रही है, उभर रही है, और ये एक देश के लिए और पर्टिकुलरली जो हम 4 हफ्ते के अंदर 5 हफ्ते के अंदर जो हम बजट पेश किया जाएगा उसके लिए एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है। बजट बनाने वालों को इस इनपुट से उनको बहुत फायदा होगा और अपनी पॉलिसीज को उस तरह से वो संभाल सकेंगे। Very briefly, month on month, October 6.21% CPI, November 5.5%, 70 basis point fall in fact. And you see by December and by the next end of this financial year, what do you see inflation standing at? Well, going by the Reserve Bank of India's own estimate, there will be deceleration because the food basket, which will see some softening of prices, and as you know that the CPI is right now elevated mainly because of the food prices. So once the food prices come down a little bit in the winters, thanks to the winter impact and everything, so you will see that the inflation is by and large under control. Let's have a look at stock market news. Today being closed, the stock exchanges because of Christmas. Yesterday, benchmark domestic equity indices ended nearly flat. The 30 share index at the BSE Sensex slipped 67 points or 0.09% to close at 78,473. Similarly, the NSE Nifty fell slightly by 26 points or 0.11% to end at 23,728. Meanwhile, the broader market indices at the BSE ended in positive territory. The mid-cap index closed with a slim gain of 0.09% and the small cap index added over 0.3%. आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार। जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 0.24% लाभ के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। एशिया और यूरोप के अन्य प्रमुख बाजार क्रिसमस के उपलक्ष्य में आज बंद रहे। Moving on to the US markets, US stocks closed higher yesterday, led by a surge in mega cap and growth stocks, bolstering benchmarks in a truncated Christmas Eve session. Nasdaq Composite jumped over 1.3%, S&P 500 climbed 1.1%, and the Dow Jones Industrial Average gained over 0.9%. Meanwhile, the markets in the US shut at 1 p.m. Eastern Time yesterday and remain closed for Christmas today. Very briefly, for the benefit of our listeners, U.S. markets have gone up. How do you see Sensex and Nifty when the markets reopen? Well, I think if the U.S. market has gone up, is not necessarily a very good news for the Indian market because the money will flowing back. And in any case, if you look at the rupee and if you look at the dollar index and if you look at how money is going back to the U.S. economy, U.S. markets, the FPIs are still continuing to pull money out. So the stock market is critically dependent on continued flow of retail investors domestically. So therefore, I think the domestic markets and Sensex or Nifty will remain volatile. But there are basic levels that have been obtained and I don't see a major turbulent period ahead till Mr. Trump decides to do something big on January 20. In more news, inflows into non-resident Indian NRI deposits accounts surged $11.9 billion in April to October during the current financial year. According to the latest figures compiled by the RBI, this amount is nearly twice a corresponding figure of $6.1 billion for the same period last year. The total outstanding NRI deposits as of October 2024 has now gone up to $162.7 billion compared to over $143 billion during the same period last year. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से कि भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi lays the foundation stone of India's first river linking project in Madhya Pradesh. Union Minister Amit Shah dedicates more than 10,000 primary agricultural cooperative societies, dairy and fisheries cooperatives to the nation, and benchmark domestic markets NSE and BSE remain closed today on account of Christmas. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra.